अगर किसी देश की ओपिनियन पर कंट्रोल करना है तो उस देश की मीडिया पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर पहले छपने के बाद बिकता था, आजकल बिकने के बाद छप रहा है। पहले लोग झूठ बोलते थे तो मीडिया उसको क्लियर करती थी, आजकल मीडिया झूठ बोलती है तो लोग सोशल मीडिया पर आकर उसे क्लियर करते हैं। और यही वजह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स.com के इस आर्टिकल को पढ़िएगा। 180 देशों की मीडिया में से हमारे देश की मीडिया 161वें नंबर पर है। साल 2010 में यह रैंक 133 थी, साल 2021 में यह रैंक 142 थी, साल 2022 में यह रैंक 150 थी और अब साल 2024 में 161 रैंक है आउट ऑफ 180। जैसे जैसे लोग अपनी जिंदगी में ग्रो करते हैं, हमारे देश की इंडियन मीडिया नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जहां लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, उनके देश की मीडिया भी हमसे अच्छी रैंक लेकर बैठी है। 152 अफगानिस्तान और 150 पाकिस्तान। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑफिशियल पिंग ह्यूमन के इस आर्टिकल को पढ़िएगा। हमारे देश के कुछ बड़े न्यूज चैनल जैसे आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18, इंडिया टीवी, इनकी कुछ रीसेंट बहस, साल 2020 का ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमी पर 0 बहस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 बहस हुई है, एजुकेशन पर 0, हेल्थ केयर पर 0, पॉवर्टी पर 0, वुमेन सेफ्टी पर 0, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर 0, मॉब लिंचिंग जिसके केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं उन पर भी 0। पाकिस्तान अटैक पर 79, अटैक अपोजिशन इंक्लूडिंग नेहरू 66 और प्रेजिंग मोदी, बीजेपी और आरएसएस 36। एक जर्नलिस्ट का काम होता है किसी भी न्यूज को पढ़कर समझना और लोगों को समझाना, उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां बताना और उसके बाद लोगों को खुद से डिसाइड करने देना कि उन्हें करना क्या है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जर्नलिस्ट खुद से आपको बताता है कि ये सही है और इसी को ही मानो। उससे आपकी ओपिनियन बदली जाती है और जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर किसी भी कैंडिडेट को वोट देते हैं, क्या हो वो इंफॉर्मेशन सही ना हो। अगर मुझे सच सुनना होता है तो मैं रवीश कुमार को सुनता हूं और अगर बहस सुननी होती है तो मैं अंजना ओम कश्यप को सुनता हूं। रवीश कुमार वो आदमी है जिन्होंने हर चीज के पीछे अपना रिजाइन लगा दिया है और अब इंडिपेंडेंटली होकर काम कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप का ऑरा ऐसा है कि वो सामने वाले को खा जाती हैं, इसलिए इनका जो बहस है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होती है। कुछ चुनिंदा एंकर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब भीड़ में खड़े होकर ढोल बजा रहे हैं। इनकी न्यूज में दम नहीं है, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। इनके पास नॉलेज कम और एक्टिंग ज्यादा है, इसलिए ये एंकर कम एक्टर ज्यादा लगते हैं। अगर आपके पास मेल या व्हाट्सएप आए कि आपकी 10 मिलियन की लॉटरी लगी है तो क्या आप मानोगे? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन fraud.org के इस आर्टिकल को पढ़िएगा। 41.49% लोगों ने ये कहा है कि उन्हें ऑनलाइन लॉटरी स्कैम के चलते फंसाया गया है और हर साल लोग 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए ये लॉटरी स्कैम करके कमा लेते हैं। और अगर ये रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट को सही से कन्वे करें तो इन स्कैम्स को रोका जा सकता है। एक देश की ओपिनियन मीडिया से होकर बनती है। अगर ये लोग सही से न्यूज दिखा नहीं रहे तो लोग सही से डिसीजन ले कहां से? अब मैं आपको बताता हूं इन न्यूज चैनल्स की क्या ऐसी मजबूरी रहती है कि ये सच जानकर भी बता नहीं पाते। एक न्यूज चैनल को चलाने की कॉस्ट होती है मिनिमम 20 से 50 करोड़ रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है 30 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 80 से 100 करोड़ के बीच में एक अच्छा खासा न्यूज चैनल चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ न्यूज चैनल तो फ्री में चल रहे हैं और कुछों का सब्सक्रिप्शन होता है 1 रुपए पर मंथ का। इससे कहीं ज्यादा महंगे सब्सक्रिप्शन तो स्पोर्ट्स चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल्स के हैं। और अगर टीआरपी की बात करें तो एक एंटरटेनमेंट चैनल की टीआरपी न्यूज चैनल से कहीं ज्यादा होती है। तो न्यूज चैनल ने ये बात समझ ली है कि अगर हमें आगे सर्वाइव करना है तो हमें मसाला देना पड़ेगा और इस 1 रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन में से इन्हें 36% मिलता है। बाहर के देशों में 70% तक भी ये कॉस्ट मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि यूके में टीवी देखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और इस लाइसेंस की कॉस्ट होती है लगभग 159 पाउंड। 1 पाउंड की कॉस्ट होती है 105 रुपए इंडियन रुपीज में। तो कुल मिलाकर 16,000 रुपए के आसपास आपको एक लाइसेंस पड़ेगा अगर आपको टीवी देखना है। इसलिए बाहर के देश जो न्यूज चलाते हैं वो एक वर्थ क्रिएट करता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको टीवी देखने के लिए किसी लाइसेंस की लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ की जो न्यूज होती है इतनी ज्यादा वर्थ क्रिएट नहीं करती है। ये न्यूज चैनल 36% तो कवर करते हैं सब्सक्रिप्शन कॉस्ट से, बाकी का 64% प्लस रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ ये एड से जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन न्यूज चैनल्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम है एड्स। इन न्यूज चैनल्स को ऐड दिलाने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये न्यूज चैनल्स रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी न्यूज चलाएंगे तो इन्हें एड्स नहीं मिलेंगे और 100 करोड़ का खर्चा करने के बाद भी कुछ भी प्रॉफिट ना हो तो क्या फायदा है इतना बड़ा चैनल चलाने का। अच्छा, ये चीज भी मेंटेन की जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं।
अगर कोई भी रिपोर्टर बहुत लंबे समय तक रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बोलता रहेगा तो उसका जो ये कार्ड है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ये कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, गेम इससे भी ज्यादा बुरा होता है। जब भी कोई रिपोर्टर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बोलता है तो स्ट्राइक लॉ सूट्स लगाकर या तो उसे डिटेन कर दिया जाता है या फिर उस पर डिफामेशन के केस लगा दिए जाते हैं। RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इस खतरनाक रिपोर्ट को पढ़िएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे एक बार पढ़कर वेरीफाई जरूर करना। 1 जनवरी 2024 तक कुल 5 जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, 523 जर्नलिस्ट और 25 मीडिया वर्कर्स आज भी डिटेन्ड हैं। कुल मिलाकर 548 लोग हैं जिन्होंने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बोलने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और आप इस रिपोर्ट के इंडिया सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे नाम के आगे ऑनगोइंग लिखा हुआ है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी, जो मोदी के पर्सनल फ्रेंड हैं, 70 मीडिया आउटलेट्स को ओन करते हैं, जिसे 800 मिलियन से भी ज्यादा लोग पढ़ते हैं। और इसलिए अगर कोई मीडिया कर्मी सच दिखाना भी चाहे तो उस पर डिफामेशन और अटैक कैंपेन्स के केस लगाकर उसे मार्केट से हटा दिया जाता है। रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसे लोगों को मोदी भक्त कहते हैं, इसलिए ये इंडियन मीडिया नहीं गोदी मीडिया बन चुकी है। इसलिए जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो इस मीडिया के दोनों हाथ में लड्डू और मुंह घी में होता है, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा एड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और एड्स पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये लोग कमाते हैं। बार की इस रिपोर्ट को पढ़ो, बीजेपी ने 3585 करोड़ एड्स पर खर्च किया है, वहीं कांग्रेस ने 1405 करोड़ रुपए एड्स पर खर्च किए हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात सुन लो, इन्होंने 2012 में मात्र 3.5 लाख रुपए के खर्चे पर दिल्ली में शीला दीक्षित को हरा दिया था। अभी एक RTI डली जिसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मई और जून 2 महीने के बीच में 37 करोड़ रुपए एड्स पर खर्च किए हैं, जिसमें से 20 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और 17 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया पर खर्च किए गए हैं। ये भी भारत की हिस्ट्री में एक रहस्य रहा है कि गरीबों की लड़ाइयों के लिए लड़ने वाला एक नेता अचानक से करोड़पति कैसे बन जाता है। इसलिए रेलवे ग्रुप डी और यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाला एक बच्चा एग्जाम फ्रॉड के चलते ट्विटर पर मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट करवा दिया, लेकिन इस मीडिया के कान में जू भी नहीं रहेंगी। चलेगा, आज का एपिसोड यहीं रखते हैं। आपकी इंडियन मीडिया के बारे में क्या रहा है, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।